अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स कोचिंग। तो फ्रेंड्स, ये पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट पार्ट 5। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है ईद का दूसरा दिन। ये वीडियो लेकिन हम अपलोड करेंगे ईद के तीसरे दिन। तो फ्रेंड्स, उसी के साथ हम पढ़ेंगे दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुटनिरपेक्षता, यानी जिसने दो ध्रुवीयता को चैलेंज किया वो कौन था? गुटनिरपेक्ष। तो फ्रेंड्स, पहले पैराग्राफ में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ, यही लिखा हुआ है कि जैसे कि शीत युद्ध की वजह से विश्व जो है दो खेमों में बट गया था। कोई भी देश जो है या तो अमेरिका के साथ जाता था या सोवियत संघ के साथ जाता था। ऐसे में गुटनिरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के 9 स्वतंत्र यानी कि नए नए आज़ाद हुए देशों के सामने एक तीसरा विकल्प रखा। वो विकल्प था दोनों देशों के गुटों में शामिल ना होने का विकल्प, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं अगला पैराग्राफ। ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको जो है लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जड़ में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो। तो फ्रेंड्स, आप इस सब को हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए। नहीं है आपके पास हाइलाइटर तो आप इसको पॉइंट बनाकर अपनी जो है कॉपी में लिख लीजिए। भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में इन तीनों का हाथ था, इन तीनों की दोस्ती थी। इन तीनों ने सन 1956 में एक सफल बैठक की। इंडोनेशिया के सुकर्णो नेम है वहाँ के शासक का, और घाना के वामे एनक्रुमा भी नाम है घाना के जो है शासक का। इनका जोरदार समर्थन किया, मतलब इन्होंने इनका जो है साथ दिया, इनसे एग्री हुए। ये 5 नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। मतलब ये जो पांचों थे ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। तो फ्रेंड्स, आप इस बात को अच्छे से याद कर लीजिए। अगला पॉइंट है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। तो ये भी बहुत अहम पॉइंट है कि पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब हुआ? पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ सन 1961 में, और कहाँ पे हुआ? बेलग्रेड में हुआ। ये सम्मेलन कम से कम 3 बातों की परिणति था, मतलब ये सम्मेलन कम से कम 3 बातों की वजह से हुआ था, 3 बातों का नतीजा था कुछ भी। तो पहले बात क्या थी? पहली थी इन 5 देशों के बीच सहयोग, मतलब जो इनके बीच एक बात पर ये लोग इत्तेफाक रखते थे। नंबर 2, शीत युद्ध का प्रसार, उसके बढ़ते हुए दायरे की वजह से भी ये सम्मेलन जो है सफल हुआ था। लोग नहीं चाहते थे ऐसा, हर कोई जो है युद्ध से बचना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि युद्ध में शामिल हो। तो ऐसे में जो है इसकी वजह से भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन वजूद में आया। और नंबर 3 था अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नौ स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय, मतलब जो नए नए देश स्वतंत्र आज़ाद हो रहे थे तो उनके लिए भी तो कोई राह चाहिए थी। तो इस वजह से भी वो, मतलब सब नहीं चाहते थे ना कि वो भी युद्ध में शामिल हो जाएं, वो भी बड़े उसके साथ लग जाएं दोनों महाशक्तियों के साथ। तो ऐसे ये भी इसकी एक वजह रही। 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। मतलब फ्रेंड्स, एक मिसाल दे दी गई। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य देश शामिल हुए। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत अहम पॉइंट था। समय गुजरने के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्य संख्या बढ़ती गई। 2019 में अज़रबैजान में हुए 18वें सम्मेलन में 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। तो फ्रेंड्स, आप इस बात को भी नोट कर लें कि 2019 का सम्मेलन कहाँ हुआ? अज़रबैजान में हुआ। और वो कौन सा सम्मेलन था? 18वां सम्मेलन था। तो फ्रेंड्स, ये सब बातें थी याद करने की और नोट करने की, तो आप इनको नोट कर लें। चलिए देखते हैं अगले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। अगले पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि जैसे जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की लोकप्रिय, मतलब कि इसमें ये लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे जैसे मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन को लोग पसंद करने लगे, मतलब आज़ादी कौन नहीं चाहता, कौन नहीं इसको पसंद करेगा। तो इसमें वैसे वैसे अलग अलग हितों वाले, अलग अलग मकसद वाले, अलग अलग सोच वाले देश जो इसमें शामिल होते गए। तो इससे क्या हुआ? इससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मूल स्वरूप में बदलाव आया। तो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, अगर कोई आंदोलन चलता है किसी बात को लेकर, फिर उसमें अलग अलग हित के लोग, अलग अलग सोच के लोग, अलग अलग फ़ायदे के, अलग अलग मकसद के लोग शामिल हो जाएं तो थोड़ा बदलाव भी अलग अलग हो जाता है, मतलब थोड़ा चेंजिंग आ जाती है। तो ऐसे में क्या हुआ कि ऐसे में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सटीक परिभाषा कर पाना कुछ मुश्किल हो गया। तो मतलब इसको कहते हैं ना, 2 लाइन में समझाना कुछ मुश्किल हो गया। तो वास्तव में ये आंदोलन है क्या?
दरअसल यह आंदोलन क्या नहीं है, ये बताकर इसकी परिभाषा करना ज़्यादा सरल है। यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल ना होने का आंदोलन है। तो फ्रेंड्स, इसकी कुल मिलाकर यही एक बात सामने आई कि ये दोनों महाशक्तियों के गुट में शामिल ना होने का आंदोलन है। महाशक्ति, अब देखते हैं अगले पैराग्राफ में क्या है। महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की इस नीति का मतलब ये नहीं कि इस आंदोलन में जुड़े देश अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखते हैं या तटस्थता का पालन करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात आ रही है, यहाँ पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में कुछ बताया जा रहा है। मतलब जैसे कि ऐसा लग रहा है शुरू से हमें कि ऐसे में ये दोनों देश मतलब कि दोनों महाशक्तियों से अलग होकर कहीं देश ये कर रहे हैं कि हम अलग ही रहेंगे। तो ऐसी भी बात नहीं थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है इन्होंने तटस्थता का भी पालन नहीं किया। गुटनिरपेक्ष का मतलब पृथकवाद नहीं है, पृथकतावाद नहीं है। पृथकतावाद का अर्थ होता है अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामले से काट कर रखना। मतलब इसका मतलब होता है कि अपने आप को पूरी दुनिया में हो रहे किसी भी मामले से, कोई युद्ध हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उससे अपने आप को एकदम अलग हटा कर रखना। मतलब कहते हैं ना, इग्नोर करके चलना या आई डोंट केयर वाली बात बोलना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया गया है पृथकतावाद का कि सन 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी। इसके बाद से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा। उसने पृथकतावाद की विदेश नीति अपनाई थी। तो ये है पृथकतावाद की विदेश नीति। मतलब पृथकतावाद की नीति असल में यही है कि अपने आप को सारे मामलों से अलग रखना। यानी कि अमेरिका पहले विश्व युद्ध तक मतलब किसी बात में इंटरेस्ट ही नहीं था कि विश्व में क्या हो रहा है, इंटरेस्टेड ही नहीं था कि विश्व में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इसमें आगे लिखा हुआ है कि इसके विपरीत गुटनिरपेक्ष देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई। मतलब इसके अपोजिट जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन थे, इन्होंने कभी अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग नहीं रखा, बल्कि जो है दो देशों के बीच युद्ध को टालने के लिए मीडिएटर की भूमिका भी निभाई। और गुटनिरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उनकी आपसी एकता, यानी उनकी जो आपसी एकता, एक बात पर जो सब इत्तेफाक रखते थे वो इसकी ताकत थी। वैसे भी फ्रेंड्स कहते हैं एकता में ताकत है। और महाशक्तियों द्वारा अपने अपने खेमे में शामिल करने की पुरजोर कोशिशों के बावजूद ऐसा किसी खेमे में शामिल न होने के उनके संकल्प में है। मतलब उन्होंने संकल्प लिया था कि हम जो है किसी भी खेमे में शामिल नहीं होंगे। तो ये सब उनकी जो है ताकत है, यही जो है उनकी असल मेन पावर थी। तो फ्रेंड्स, आप सबको वैसे पता है कि एकता में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। हमें भी चाहिए कि हम एकता के साथ रहें, क्योंकि फ्रेंड्स जहाँ कहते हैं ना चूटियों में एकता होती है। जब बहुत सारी चूटियाँ एक जगह जमा हो जाती हैं तो हम सब डर जाते हैं। एक वीडियो भी बहुत यूट्यूब पे वायरल हुई थी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमें समझना होगा, हमारे भी देश में आजकल थोड़ा एकता को लेकर थोड़ी अलग अलग विचारधारा आ रही है। तो हमें अक्लमंदी से काम लेना होगा, हमें सोचना होगा, हमें अपने हमें अपनी हिस्ट्री को जानना होगा और हिस्ट्री को देखना होगा कि कैसे हमारे बड़ों ने एकता के साथ रहे हमारे बड़े, और किस तरह उन्होंने कामयाबी हासिल की। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने आगे पैराग्राफ में। गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है। तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए ये जरूरी नहीं कि वे युद्ध को समाप्त करने में मदद करें। ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते और न ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता। तो फ्रेंड्स, मतलब तटस्थता का भी धर्म नहीं निभाया था कि भी नीति पर जो है गुटनिरपेक्ष नहीं चल रहा था, न ही वो पृथकतावाद की नीति पर चल रहा था और न ही तटस्थता की नीति पर चल रहा था। तटस्थता का अर्थ होता है कि जो देश इस नीति का पालन करते हैं वो खुद से कभी युद्ध में शामिल ही नहीं होते और न ही वो कोई राय देते कि अगर कहीं युद्ध भी हो रहा है तो उनको मतलब कहते हैं कि हो रहा है तो होने दो, वो कोई राय भी नहीं देते युद्ध के सही और गलत होने के बारे में, और नहीं कभी खुद युद्ध में शामिल होते। तो फ्रेंड्स, ये भी नहीं था, बल्कि
गुटनिरपेक्ष देश जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए हैं, कई बार युद्ध में शामिल हुए हैं। इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध के होने से टालने के लिए काम किया है और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयास किए हैं। तो फ्रेंड्स, मतलब पूरे इन दोनों पैराग्राफ में यही बताने की कोशिश की गई थी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मतलब ये कतई नहीं था कि वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों से हट गया था, उसने पृथकतावाद की नीति भी नहीं अपनाई थी और न ही तटस्थता की नीति अपनाई थी। तो फ्रेंड्स, उसने ऐसा मतलब कुछ भी नहीं किया था, बल्कि वो युद्ध में भी मतलब कि वो ऐसे युद्ध को बढ़ावा नहीं देना चाह रहे थे, वो युद्ध को रोकना चाह रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने एक दूसरा आंदोलन बनाया था। तो फ्रेंड्स, हमारी आज का टॉपिक हम यहीं तक पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, आपको जैसे कि पता है कि हम एक एक टॉपिक लेके चल रहे हैं और उस पर कई सारी बातें करते हैं। 10-15 मिनट की हम वीडियो बनाते हैं, ताकि फ्रेंड्स जब हमारे एग्ज़ाम का जो है क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आए और ऑब्जेक्टिव्स को हम देखें, तो जब हम वहाँ से वापस आएँ तो हमें ये पछतावा ना हो कि अगर हमने चैप्टर सही से पढ़ लिया होता, अगर हमने एक एक लाइन से चैप्टर पढ़ा होता, तो हमारे ये क्वेश्चन न छूटता। तो फ्रेंड्स, इसी के लिए हम एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें डीप नॉलेज रखनी पड़ती है। आप लोगों को भी ये बात समझनी होगी। तो इसीलिए आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं मेहनत से और कामयाबी की मंजिलें तय करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।